नमस्कार, टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शंकर पांडे आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से सबकी चल रही होगी। क्यों भाई वाजिद, ऐसा ही है ना? आतिश, नरवीर, पूजा, शशिकांत, शिवानी, अभिषेक, इति सब ठीक ठाक है? दीपक, अंजलि, अमृत, विवेक, मुराद, उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होगा। कल देखें हमने गुप्त काल की शुरुआत की थी और आपको गुप्त काल से संबंधित जो साहित्यिक स्रोत है उस पे डिस्कस किया हुआ था और उम्मीद करता हूं कि आपने उसको याद भी कर लिया होगा। चले एक प्रश्न का उत्तर बताएं। एरड़ अभिलेख का संबंध किससे था? एरड़ अभिलेख बिना देखे हुए जल्दी से। बहुत बढ़िया, समुद्रगुप्त लिख रहे हैं, सही है। चले देखें, कल हमने बात कर लिया था राजनीतिक स्थिति, दूसरा पॉइंट था हमारा राजनीतिक स्थिति, और राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में आपको बताया हुआ था कि गुप्तों का आदि पुरुष कौन था? बताया था श्रीगुप्त, या गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? श्रीगुप्त। फिर गुप्तों की राजधानी कहां पे थी? पाटलिपुत्र में राजधानी थी। राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। और इसके साथ यह भी बताया था गुप्त किसके सामंत थे? तो गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच एक नाम आता है, लेकिन ये लोग जो श्रीगुप्त हैं या फिर घटोत्कच हैं, ये ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े क्षेत्र पे राजा रहे, ऐसा नहीं था। इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक था, जिसने एक बड़े से क्षेत्र पे राज किया हुआ था, वो था चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से 335 ईस्वी के बीच इसका शासनकाल। आपको बताया हुआ था कि 319 ईस्वी में जिस वर्ष इसने शासन कार्य आरंभ किया था, राज्याभिषेक हुआ था, उसी वर्ष इन्होंने 319 ईस्वी में ही गुप्त संवत की शुरुआत की हुई थी। महत्वपूर्ण तथ्य, यह गुप्त वंश का पहला राजा था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। सारी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा हुआ है। इनका विवाह लिच्छवी राजघराने की राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम से ही उत्पन्न पुत्र था समुद्रगुप्त। ननिहाल चूंकि समुद्रगुप्त का लिच्छवी राजघराने में था, इस वजह से लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवित रहते हुए ही भरी सभा में राज दरबार में अपना अगला उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के विषय में कुछ जानकारी कि समुद्रगुप्त की कुछ उपाधियां प्रचलित हैं। कौन कौन सी? जैसे समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, कविराज कहा जाता है। वीणा वादन करते थे, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। चंद्रगुप्त के बेटे थे, इस वजह से इनको चंद्र प्रकाश कहा गया है। चूंकि इन्होंने ब्राह्मण धर्म को दोबारा से पुनर्जीवित किया और समाज में एक नंबर पे स्थान दिला दिया, इस वजह से इनको धर्म का प्राचीर भी कहा जाता है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अश्वमेध यज्ञ भी किया हुआ था, अपनी विजयों के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था। एक उपाधि और देखने को मिलती है, ये सारी की सारी उपाधि है इनकी, अश्वमेध पराक्रम। एक और उपाधि है व्याघ्र पराक्रम। व्याघ्र मतलब बाघ। इसके अलावा अप्रतिरथ, विजय के संदर्भ में ही अप्रतिरथ एक अलग से उपाधि देखने को मिलती है। ये सारी इनकी उपाधियां थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
कि यह एक साम्राज्यवादी प्रकार के राजा थे। साम्राज्यवादी प्रश्न बना हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक साम्राज्यवादी किस्म का राजा था। तो अजात शत्रु के समय भी हमने लिखा हुआ था यह एक साम्राज्यवादी प्रकार का राजा था, और दूसरी बार अब समुद्रगुप्त के विषय में लिख रहे हैं कि यह भी एक साम्राज्यवादी प्रकार का राजा था। मतलब वो जो भी क्षेत्र है आस पड़ोस के, दूर दराज के, किसी न किसी प्रकार से उनको अपने राज्य में ही मिला लेना, यह साम्राज्यवाद होता है। साम्राज्यवादी प्रकार का शासक था और अपने विजयों के कारण ही, अपने साम्राज्यवाद कैसे होगा? विजय के कारण ही होगा। अपनी विजयों के कारण ही इनको एक और उपाधि मिली। विजयों के कारण ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ ने इनको क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। एक अगली उपाधि, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। अब ये जो इन्होंने लगभग संपूर्ण भारत को जीता हुआ था, लगभग संपूर्ण भारत को जीता था, और ये जो संपूर्ण भारत को जीता, इनके जो भी विजय रही उन सारी की सारी विजयों को 5 चरण में बांट करके समझा जाता है। 5 चरण में बांट करके विजय करते करते दक्षिण भारत तक पहुंच गए थे, और पल्लव वंश का एक राजा था जिसका नाम था विष्णुगुप्त, उसको भी इन्होंने हराया हुआ था। दक्षिण भारत, सुदूर दक्षिण भारत तक पहुंच गए थे। अब एक तथ्य बनता है कि ये जो 5 चरणों में संपूर्ण भारत को जीता हुआ था, एक बार निकले तो किसी एक क्षेत्र को पूरा का पूरा क्षेत्र जीत लिया, जो भी राजा मिले सबको हराया, जीत लिया। दूसरे चरण में निकले, किसी दूसरे क्षेत्र में पूरे के पूरे क्षेत्र को जीत लिया, जो भी राजा रहे हरा दिया। ऐसे कर करके 5 अलग अलग चरणों में पूरा का पूरा लगभग भारत इन्होंने जीता हुआ था। अब एक तथ्य यहीं पे देखने को मिलता है, ये जो जीता तो कुछ इन्होंने इस संदर्भ में नीति अपनाई हुई थी, अलग अलग राजाओं के साथ अलग अलग नीति अपनाई हुई थी। जैसे ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह, जैसे कन्योपायन, जैसे परिचारीकृत, इस प्रकार की नीति अपनाया था। ग्रहण का मतलब किसी क्षेत्र को जीता और अपने मगध राज्य में मिला लिया। मोक्ष का मतलब जीता और छोड़ दिया। अनुग्रह का मतलब जीता और उनसे लगातार भेंट, उपहार, नजराना, पैसा वसूलना शुरू किए। राजा उन्हीं को रहने दिया लेकिन लेना शुरू किया। कन्योपायन का मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र के राजाओं को हराया और कहा कि आप अपनी कन्या के साथ हमारे दरबार में उपस्थित होइए। परिचारीकृत, कुछ राजाओं को हराया और उन्हें अपना गुलाम बना दिया, सेवक बना दिया। परिचारिका का मतलब होता है सेविका, परिचारक का मतलब सेवक, अपना दास बना लिया, सेवक बना लिया। इस प्रकार की कुछ नीति इन्होंने अपनाई हुई थी। और जब विजय कर लिया उसके बाद अब ये क्या करते हैं? तो विजय के बाद इन्होंने अपने विजयों के संबंध में लेख लिखवाया। क्या? प्रयाग प्रशस्ति, आपको कल भी बताया हुआ था। प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया। किसने लिखा? हरिशेन ने लिखा, लिखवा लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ किया। तो गुप्त काल में कौन पहला राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया हुआ था? समुद्रगुप्त ही उत्तर होगा। अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध पराक्रम, व्याघ्र पराक्रम वाली उपाधि धारण की। और इसके साथ साथ एक और काम किया कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं तो अपने सिक्कों पर, यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है, सिक्कों पर यूप की आकृति। यूप क्या है? यूप की आकृति। यूप का मतलब होता है हवन कुंड। यूप की आकृति बनवाई।
ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं किससे संबंधित, समुद्रगुप्त से संबंधित। एक बौद्ध विद्वान थे जिनका नाम था वसुबंधु। प्रश्न बड़ी परीक्षाओं में पूछा हुआ है, आपके स्तर पे नहीं। वसुबंधु किसके दरबारी थे? तो बौद्ध विद्वान वसुबंधु समुद्रगुप्त के ही दरबारी थे। बात समझ में आई भाई? ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद, समुद्रगुप्त का जो समय है 335 से 380 ईस्वी। समुद्रगुप्त के बाद अगला राजा इनका बेटा हो रहा है, नाम है रामगुप्त। रामगुप्त के बाद अगला नाम आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ये दोनों समुद्रगुप्त के ही बेटे हैं, समुद्रगुप्त के पुत्र हैं। और ये बड़े भैया हैं, बड़े भैया हैं, ये छोटे भाई हैं। समुद्रगुप्त के बाद अगला जो राजा हुआ वो हुए रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद अगला राजा रामगुप्त। लेकिन समुद्रगुप्त जितने पराक्रमी किस्म के थे, कई बार आपने देखा होगा कि आईएएस का बेटा भी या बहुत अच्छे टीचर का बेटा भी नालायक निकल जाता है, कुछ भाई साहब वैसे ही योग्य पिता के योग्य बेटे नहीं। एक कहावत है, इस कपूत से सपूत की उम्मीद नहीं की जा सकती है, या इस सपूत से कपूत की, समझ रहे होंगे, उम्मीद नहीं की जा सकती। कुछ वैसे ही सिस्टम। सपूत हो गए इनके बाबूजी, लेकिन भाई साहब कपूत किस्म के व्यक्ति। तो रामगुप्त एक निर्बल किस्म के राजा थे। अब निर्बल का मतलब नकारात्मक नहीं सोचना है, मतलब कमजोर किस्म के, शासन राजनीति में बहुत ज्यादा दखल नहीं। और इनकी एक पत्नी थी, बहुत सुंदर थी, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी पुस्तक में, जिनका नाम था ध्रुव देवी। इनका एक विरोधी था जो कि शक राजा था, जिसका नाम था रुद्र सिंह तृतीय। रुद्र सिंह तृतीय और रामगुप्त के बीच थोड़ा सा रसाकसी संघर्ष की स्थिति बनी। लड़ाई वड़ाई होती उसके पहले ही रामगुप्त ने यह संदेशा भिजवा दिया कि आइए बैठ करके समझौता कर लेते हैं, आप जो कहेंगे हमें स्वीकार है, लेकिन लड़ाई झगड़ा करने की मेरी इच्छा नहीं है, मैं कुछ कमजोर किस्म का हूं। रुद्र सिंह तृतीय ने क्या किया कि एक प्रस्ताव रख दिया कि आप अपनी पत्नी को हमारे यहां भेज दीजिए। अब कितना बड़ा आरोप ये हो गया भाई, बहुत गलत बात बोल दिया, ये इज्जत प्रतिष्ठा वाली बात। रुद्र सिंह तृतीय के साथ जो समझौता, उसमें रुद्र सिंह तृतीय जो कि शक राजा था, अंतिम शक राजा, इसने कहा कि आपकी पत्नी सुंदर है, मेरी पत्नी कल्लू है थोड़ी सी, आप अपनी पत्नी को हमारे पास भेज दीजिए। कमजोर किस्म के थे, मान जाते हैं, मान जाते हैं, ठीक है भैया हम भेज देंगे, हमारी इच्छा नहीं है लड़ने की। लेकिन जो छोटके भैया थे लक्ष्मण जी, उनको बात बुरी लग गई, तन बदन में आग लगना। ऐसा कैसे हो गया, क्या भाभी जी को भेज देंगे उसके यहां? कैसे व्यक्ति हो, कैसे राजा हो, किस पिता की संतान हो, इस प्रकार की बातें। अब ये माथा पकड़े हुए भाई वो बहुत खतरनाक है, शक है, विदेशी है, औरत जाएगी दूसरी आ जाएगी, लेकिन हम चले गए तो फिर क्या होगा? इन्होंने कहा कि नहीं तुम जाओ। चंद्रगुप्त ने कहा कि तुम्हें बड़े भाई कहना हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तुम ही चले जाओ। चंद्रगुप्त भेजते भी हैं, कहां बताते हैं। ये सारी बात हुई। अब स्थिति ऐसी बन गई, राजा हैं जो फैसला करेंगे वही होगा। दिन नजदीक आ गया, अब ध्रुव देवी को जाना था भाई साहब के यहां। छोटा भाई
एकदम अड़ा हुआ था, नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे। अभी थोड़ी सी और आपको अच्छा लगेगा, क्यों नहीं जाने देंगे थोड़ी देर बाद पता चलेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, हंसने वाली बात है, चंद्रगुप्त द्वितीय खुद, छोटा भाई खुद भाभी की लाज बचाने के लिए, गुप्तों की लाज बचाने के लिए महिला के वेश में अर्थात ध्रुव देवी का वेश बना करके इनके दरबार में जाता है, इनकी हत्या करता है और वापस आता है, इनकी हत्या करता है। भाभी जी कहती हैं, अब गुप्त काल की बात हो रही है, हजारों साल पहले की बात। भाभी जी कहती हैं अब हमारा क्या होगा, पति को मार दिया। इन्होंने कहा कि बिल्कुल परेशान न होइए, क्योंकि अब मैंने मार दिया है तो अगला राजा तो मैं हूं, आप मेरे साथ विवाह करिए। दूसरी पत्नी बनाता है ध्रुव देवी को। क्यों भाई? जी प्रगति जी। और ये जो कहानी है, ये मेरी लिखी हुई तो कहानी है नहीं, ये जो कहानी है जयशंकर प्रसाद का नाम सुना होगा, हिंदी के पुरोधा। इनकी एक किताब है ध्रुव स्वामिनी। ये ध्रुव देवी को ही कहानी का आधार बनाकर के कहानी लिखी हुई है। इसमें इस प्रकार की बात देखने को मिलती है। और भी कुछ किताबें हैं जिसमें इससे संबंधित कुछ उद्धरण देखने को मिलते हैं। अब इस प्रकार के कमजोर पत्नी को बचा नहीं पा रहे हैं तो आप उम्मीद रखिए कि क्या इनके बाद के जो भी गुप्त राजा हुए होंगे, क्या अपने राजवंश पे बट्टा लगवाएंगे कि अपने अभिलेखों पे इनका नाम भी लिखवाएं, ये भी एक पराक्रमी गुप्त राजा रहे? उत्तर होगा नहीं। यही रीजन है कि इनका नाम एक गुप्त राजा के तौर पे, रामगुप्त का नाम एक गुप्त वंश के राजा के तौर पे कुछ साहित्यिक स्रोतों में मिलता है, किताबों में मिलता है, जैसे यहां मिल गया। साहित्यिक स्रोत में नाम इनका देखने को मिलता है। इन्होंने तांबे का सिक्का भी चलाया हुआ था, तांबा का सिक्का भी इनका प्राप्त हुआ है और तांबा का सिक्का चलाने वाले गुप्तों में ये प्रथम राजा थे। लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण बात, किसी अन्य गुप्त राजा के अभिलेख में इनका नाम मिलेगा? नहीं मिलता है। अब अगले राजा हो जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, 380 से 415। लेकिन पहले ये पूरी रामायण, इसको हल्के में लिखेंगे, कहानी आपके दिमाग में हो गई है, 2-4 लाइन में इनको समेट देंगे। शुरुआत करेंगे राजनीतिक स्थिति से, पहले नोट कर ले, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई? हाँ मुराद, आप समझ गए हैं, लेकिन बच बचा करके भाई। वैसे भी बॉलीवुड को देख करके तो बच बचा के रहने में ही भलाई है। भाई चंद्रगुप्त प्रथम की मेहनत की बात क्या हो गई रजत? समुद्रगुप्त के मेहनत की बात होनी चाहिए थी। चले शुरुआत करेंगे राजनीतिक स्थिति। नीचे लिखेंगे, गुप्त कुषाणों के सामंत थे। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी। ये हो गया था। चंद्रगुप्त प्रथम हेडिंग थी। अच्छा ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम से लिखना शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, धन्यवाद।
चंद्रगुप्त प्रथम ब्रैकेट में 319 से 335 ईस्वी, चंद्रगुप्त प्रथम। यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक था जिसने 319 ईस्वी में कृष्णपाल जी, क्या हाल चाल है भाई, कैसे हैं? जिसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन कराया था। यह इस वंश का प्रथम राजा था। यह इस वंश का प्रथम राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसका विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। जिससे उत्पन्न पुत्र समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र मतलब नाती कहा जाता है। लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। अब इनकी पहचान लिच्छवी से हो रही है। इससे क्या पता चल रहा है? इनके ननिहाल का इंपॉर्टेंस पर्याप्त था, जिससे कुमार देवी की महत्ता का पता चलता है। कुमार देवी की महत्ता, इंपॉर्टेंस का पता चलता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उत्तराधिकारी नहीं बल्कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक कराया था। ऐसे लिखे, राज्याभिषेक कराया था, मतलब अपने जीते जी ही राजा बनवा दिया इनको, राज्याभिषेक कराया था। हेडिंग डालेंगे समुद्रगुप्त।
ब्रैकेट में 335 से 380 ईस्वी। नीचे इसकी कुछ उपाधियां हैं डैश। डैश कविराज, ब्रैकेट में यही लिख लेंगे वीणा वादन करते थे। कॉमा चंद्र प्रकाश, चंद्र प्रकाश, कॉमा धर्म का प्राचीर, ब्रैकेट में लिखेंगे धर्म का प्राचीर साथ ब्रैकेट में ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित किया था, या ब्राह्मण धर्म का ऐसे लिखें पुनरुत्थान किया था। कॉमा ब्रैकेट क्लोज, कॉमा अश्वमेध पराक्रम, अश्वमेध पराक्रम, कॉमा व्याघ्र पराक्रम, व्याघ्र पराक्रम, कॉमा अप्रतिरथ। इसी में यह एक साम्राज्यवादी राजा था, यह एक साम्राज्यवादी राजा था। इसकी विजयों के कारण ही साम्राज्यवादी राजा था, इसकी विजयों के कारण ही इतिहासकार विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा था। पैराग्राफ चेंज करके समुद्रगुप्त ने अपनी लगभग संपूर्ण भारत विजय लगभग संपूर्ण भारत विजय को 5 चरणों में पूरा किया था। पांच चरणों में पूरा किया था। इसी क्रम में उसने सुदूर दक्षिण भारत में पल्लव वंश के राजा पल्लव वंश के राजा विष्णुगोप को भी हराया था।
अपने विजय क्रम में समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, एक ही साथ लिखेंगे, हाइफेन दे करके, डैश दे करके, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, कॉमा, कन्योपायन, कॉमा, परिचारीकृत, जैसी नीति अपनाई थी। परिचारीकृत जैसी नीति अपनाई थी। इसकी विजयों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। पैराग्राफ चेंज करके, समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों एवं प्रयाग प्रशस्ति की रचना के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था। और अपने सिक्कों पर यूप की आकृति बनवाई थी। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु इसके दरबारी थे। इसी में लिखेंगे अभी, समुद्रगुप्त के बड़ा पुत्र रामगुप्त तथा छोटा पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय था। हेडिंग डालेंगे रामगुप्त, ब्रैकेट में 380 ईस्वी, बस। ईस्वी डैश। अनेक साहित्यिक ग्रंथों में इसका नाम मिलता है। इसके
कुछ तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, ब्रैकेट में प्रथम गुप्त राजा था जिसने तांबा का सिक्का चलाया था। प्रथम गुप्त राजा ब्रैकेट में जिसने तांबा का सिक्का चलाया था। ब्रैकेट क्लोज। किंतु किसी अन्य गुप्त राजा के किसी अभिलेख पर इसका नाम नहीं मिलता है। पैराग्राफ चेंज करके, संभवतः यह एक कमजोर राजा था जिसकी पत्नी ध्रुव देवी को काठियावाड़ कहां पे? गुजरात। काठियावाड़ क्षेत्र के शक राजा नाम नहीं लिखा शायद, इसकी पत्नी ध्रुव देवी को, ऐसे लिखना था, इसकी पत्नी ध्रुव देवी को काठियावाड़ क्षेत्र के शक राजा रुद्र सिंह तृतीय उठा ले गया था, ऐसे ही लिखेंगे, आप कहानी समझ गए होंगे, उठा ले गया था छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय की हत्या की एरो डालेंगे, एरो की हत्या की, एरो रामगुप्त की हत्या की, रामगुप्त की हत्या की, जोड़ लेते हैं, रामगुप्त की हत्या की, फिर एरो ध्रुव देवी से विवाह किया, ध्रुव देवी से विवाह किया, और स्वयं अगला गुप्त राजा बन गया। बन गया।
देखें फिर बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। 380 से 415। देखें, लिखना बंद करें। इसकी अच्छा एक चीज और, यहां पे जो समुद्रगुप्त के लिए लिख रहे थे ना, समुद्रगुप्त के लिए, समुद्रगुप्त में एक चीज और जोड़ लेना। यहां पे जो लिखा था समुद्रगुप्त वाले पेज पे जाए, बौद्ध विद्वान वसुबंधु दरबारी था। इसके बाद जो भी लिखा, एक लास्ट लाइन, इनकी पत्नी का नाम भूल गए थे, गलती हो गई, अपराध हो गया। इनकी पत्नी का नाम, गुप्तों में पत्नी का नाम और उपाधि जरूर याद रखना है, का नाम दत्त देवी था। दत्त देवी था। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी था। बस इतना ही जोड़ लें, नहीं तो नाराज हो जाएंगी दत्त देवी। चले, चंद्रगुप्त द्वितीय देखें, इसकी कुछ उपाधि हैं। कौन कौन सी उपाधि हैं? जैसे इसे देवराज कहा जाता है। आपकी कॉपी में, इतिहास कॉपी में जो भी कुछ लिखा हुआ है, बहुत बाकायदे नोट्स बनवा करके आपकी तैयारी करा रहे हैं, सारी बातें काम की हैं। जो भी आपके कॉपी में लिखा है सब काम का है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि कम महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा कुछ भी नहीं। सब महत्वपूर्ण है, सब तैयार होना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि देवराज में से किसने उपाधि लिया था? देवराज। देवगुप्त किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसकी कुछ उपाधि थी, देवराज, देवगुप्त, विक्रमांक, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य क्यों उपाधि? क्योंकि शकों को हराया था। शकों को हराया था, इस वजह से शकों को हराने के बाद। इसके अलावा विक्रमांक, विक्रमादित्य, नरेंद्र चंद्र, फिर सिंह विक्रम। शकों को हराया था तो शकों से दुश्मनी। शकारी, शक प्लस अरि, अरि का मतलब दुश्मन, शकों का दुश्मन। और सबसे महत्वपूर्ण, परम भागवत। क्यों? विष्णु का उपासक था। भागवत का उपासक, परम भागवत विष्णु का उपासक था, इस वजह से बहुत बार यह प्रश्न पूछा हुआ है। ये इनकी उपाधियां थी। अगली बात, अब शादी वादी देख लेते हैं इनकी। इनका विवाह किसके किसके साथ हुआ था? तो इनका भाई साहब का विवाह, जो प्रथम पत्नी थी वो ध्रुव देवी नहीं थी, पहले ही बड़े हो चुके थे। प्रथम देवी नहीं, प्रथम पत्नी इनकी जो थी नागवंश की, वैसे ही डर लग रहा है नाग बोलते बोलते, नागवंश की राजकुमारी थी जिनका नाम था कुबेर नाग। ये इनकी प्रथम पत्नी थी। ध्रुव देवी इनकी दूसरी पत्नी, सेकंड पत्नी। दक्षिण में एक कदंब वंश का शासन था। कोंकण, गोवा, कर्नाटक का जो एरिया था, वहां पे एक कदंब वंश का शासन था, जिनकी राजधानी बनवासी या वैजयंती में थी। वहां तक इन्होंने शादी वादी किया था। कदंब वंश का एक राजा था, काकू, आधा त आधा स य, काकुत्स्य वर्मन की एक बिटिया थी, उनसे भी विवाह हुआ था। प्रथम पत्नी नागवंश की कुबेर नाग, ये महत्वपूर्ण है। इनसे जो बेटी पैदा हुई थी उसका नाम था प्रभावती। कल आपने लिखा हुआ था प्रभावती, पूना ताम्र पत्र अभिलेख, इनके उत्पन्न पुत्री प्रभावती। ध्रुव देवी से उत्पन्न जो पुत्र था
इसका ही नाम था कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। इसके बाद अगला राजा कुमारगुप्त प्रथम ही बनेगा। बात करेंगे प्रभावती की। अपनी शादी कुबेरनाग से कर लिए, बेटी हुई प्रभावती। प्रभावती जब बड़ी हुई तो इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बुद्धिमानी दिखाई। किसी राजनीतिक कारण से एक विवाह कराते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय प्रभावती का। किससे कराते हैं? प्रभावती का विवाह कराया इन्होंने वाकाटक वंश। वाकाटक वंश हम लोग 2 दिन बाद ही पढ़ेंगे। वाकाटक वंश के एक राजा जिसका नाम था रुद्रसेन द्वितीय से कराया। क्यों कराया? ये चंद्रगुप्त जो कि एक गुप्त है प्लस ये वाकाटक, इन दोनों की शक्ति एक हो जाएगी। इस विवाह से रिश्तेदारी हो जाएगी, दोनों परिवार एक हो जाएगा। और जब ये दोनों की शक्ति एक हो जाएगी तो इस सम्मिलित शक्ति से भारत से शकों को पूरी तरह से भगाया जा सकता है। तो शकों को भारत से किसने भगाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने भगाया था। और उसी के लिए ये सब प्लानिंग किया, प्रभावती को फंसा दिया। हालांकि रुद्रसेन द्वितीय बहुत जल्दी शादी के बाद ही निपट जाते हैं, तो अकेली पड़ गई थी। गुप्त और वाकाटक की सम्मिलित शक्ति का प्रयोग किस लिए? शकों को भगाने के लिए, शकों को हराने के लिए। शकों को हराया। शकों को हराया। किसने हराया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया। और हराने के बाद चांदी का सिक्का जारी किया, चांदी का सिक्का चलाया। शकों को हराया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, लगे हाथ चांदी का सिक्का चलाया। प्रथम गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने चांदी का सिक्का चलाया हुआ था? तो प्रथम राजा था यही जिसने चांदी का सिक्का चलाया हुआ था। इसका मतलब रामगुप्त ने पहली बार तांबे का चलाया, इन्होंने चांदी का पहली बार चलाया। तो इनके पहले, चंद्रगुप्त के पहले और रामगुप्त के पहले क्या सिक्के नहीं चलते थे? चंद्रगुप्त प्रथम के समय और समुद्रगुप्त के समय चलते थे, लेकिन वो सोने के सिक्के होते थे। किसके? सोने के सिक्के होते थे। तांबे का सिक्का सबसे पहली बार रामगुप्त और चांदी का सिक्का सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। बात करेंगे आगे। बात समझ में आ रही है भाई? जल्दी बताएं। इन्होंने क्या किया? अपनी एक दूसरी राजधानी भी बनाई। इनके समय एक गुप्तों की दूसरी राजधानी कहां बनती है? उज्जैन में बनती है। आपको यह भी बताया हुआ था। विदेशी चीनी यात्री, प्रथम चीनी यात्री फाहियान इनके समय आया हुआ था। इनके दरबार में विद्वानों की एक मंडली रहती थी। कितने विद्वान थे? 9 विद्वान थे और इन्हें नवरत्न कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसके दरबार में नवरत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। अब ये नवरत्न हैं कौन? सबसे महत्वपूर्ण कालिदास। कालिदास। कालिदास किसके दरबारी थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। इसके अलावा एक नाम है अमर सिंह। इनकी किताब है अमरकोश। याद रखना है, जब पहला टॉपिक पढ़ रहे थे स्रोत वाला, तो आपको बताया था कि प्राणों के 5 विषय
बताए गए हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित कहां पे बताया गया है? अमर कोश में ही पुराणों के 5 विषय बताए गए, पहले टॉपिक में ही आपको बताया था। इसके अलावा धन्वंतरी, ये कौन थे? आयुर्वेद के ज्ञाता थे, अर्थात चिकित्सक थे। इसके अलावा वराह मिहिर, एक भारुचि भी थे, भारुचि, फिर एक वराह मिहिर। वराह मिहिर कौन थे? खगोलविद थे, ज्योतिषाचार्य, खगोलविद, गणितज्ञ। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जब नोट करेंगे तब देख लेंगे। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, जैसे पंच सिद्धांतिका, याद करना होगा, पंच सिद्धांतिका। इसके अलावा लघु जातक, इसके अलावा वृहत जातक, इसके अलावा योग माया, इसके अलावा विवाह पटल, लेकिन आपको विवाह पटल, लेकिन आपको ये और एक और वृहत संहिता, वृहत संहिता, ये पंच सिद्धांतिका इनकी सबसे महत्वपूर्ण किताब है। इसके अलावा छ पढ़क, 1 2 3 4 5 6, छ पढ़क, एक अगले। इसके अलावा घटकर पर, नाम प्यारे प्यारे से हैं। फिर एक शंकु, नाम है व्यक्ति का, नवरत्नों में से एक, और एक जादूगर बेताल भट्ट। ये कुल 9 विद्वानों की टीम थी, लेकिन इन बात को कल नोट करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय से, ठीक है? समझा रहे हैं, कल नोट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, कहीं कोई दिमाग में विकृति या परेशानी नहीं आ रही होगी, और इससे आसान मौज मस्ती के साथ सरल तरीके से नहीं हो सकता है, ठीक है? कल मिलते हैं, इन सारी बातों को नोट करेंगे। जी अनन्या पटेल जी, बहुत प्यारे प्यारे नाम है। तो आप भी सोच रही हैं क्या कि बहुत प्यारे नाम है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए 2-4 नाम इसमें से प्रयोग कर लिया जाए, क्यों? घटकर पर, छ पड़क, शंकु। चले मिलते हैं कल फिर, धन्यवाद।